प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट जैविक समुदाय की संरचना के अंतर्गत रोंकेयर की लाइफ फॉर्म का स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले कल के वीडियो लेक्चर में कम्युनिटी से संबंधित एनालिटिकल कैरेक्टर्स का स्टडी किया और एनालिटिकल कैरेक्टर्स में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को देखा। अब इसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में एक जो कैरेक्टर है वो रोंकेयर की लाइफ फॉर्म है और इसको अपन चित्र सहित एक्सप्लेन करेंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है। इसके बाद में फिर कम्युनिटी क्लासिफिकेशन संबंधी दो कॉन्सेप्ट है उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद में इकोटोन यानी टेंशन जोन जो होता है संक्रमिका वो क्या होता है। तो ये कम्युनिटी स्ट्रक्चर संबंधी है। रोंकेयर जो है, रोंकेयर 1934 जो है, इन्होंने फिजियोग्नोमिक मेथड्स जो दिए थे कम्युनिटी स्टडी संबंधी फिजियोग्नोमिक मेथड्स, और उसमें लाइफ फॉर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ फॉर्म के मेथड क्या है और उनको ग्रोथ फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। लाइफ फॉर्म को ग्रोथ फॉर्म भी कहते हैं और उनमें रोंकेयर ने ये बताया कि एडवर्स कंडीशन के अंदर, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में प्लांट जो है वो किस प्रकार से सरवाइव करता है और साथ ही उस एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग उस प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, ये उन्होंने बताया था। तो जब एनवायरमेंटल कंडीशन होती है एनवायरमेंट में, जैसे वेरी लो टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, इसके अलावा वाटर की डेफिशिएंसी है और इस प्रकार से जैसा कि गर्मियों के सीजन में एक डेसिडियस फॉरेस्ट आप देखते हो तो, या डेजर्ट की कंडीशन है तो उसमें पाए जाने वाले जो भी प्लांट स्पीसीज है उनके उस पर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिसे बर्ड्स कहते हैं। और ये जो बर्ड्स है वो अलग अलग फॉर्म में होती है। वेजिटेटिव बर्ड्स है, स्टोरेज बर्ड्स है, और जो कि उनकी डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होती है और एडवर्स कंडीशन में उस प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये रोंकेयर की लाइफ फॉर्म है जिसमें 4 प्रकार के प्लांट के ग्रुप बनाए गए हैं। सबसे पहले ये रोंकेयर की लाइफ फॉर्म का मतलब क्या होता है कि द सम ऑफ द एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टू क्लाइमेट। द सम यानी कि टोटल जो है, सम ऑफ द एडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू क्लाइमेट, पादप का उस जलवायु जिसमें वो पाए जाते हैं उस जलवायु के प्रति एक प्रकार का अनुकूलन जो भी होता है, उन अनुकूलनों का जो टोटल है वो आपकी लाइफ फॉर्म कहलाता है। इसमें the way in which different species overcome the adverse environmental conditions determine their limits of distribution। कोई भी प्रजाति जो है उसकी लिमिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा वो डिपेंड करेगा कि एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए उस प्लांट में किस प्रकार के प्रोपेग्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं और उनकी हाइट क्या है, ऊंचाई कितनी है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन क्या है। तो उसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, अब देखिए रोंकेयर ने लाइफ फॉर्म में ये प्लांट के अलग अलग जो ग्रुप बनाए हैं उनका मेन जो बेसिस था पोजीशन ऑफ पेरिनेटिंग बॉडी बर्ड्स। पेरिनेशन का मतलब होता है चीरकालिता। विषम परिस्थितियों में प्लांट किस प्रकार से डोरमेंसी के रूप में उस एडवर्स कंडीशन को व्यतीत करता है उसको पेरिनेशन कहते हैं। तो पोजीशन ऑफ पेरिनेटिंग जो बॉडी होती है, पेरिनेटिंग बॉडी में जो बर्ड्स होती है, तो पोजीशन ऑफ पेरिनेटिंग बर्ड्स यानी कि जो पेरिनेटिंग बर्ड है उनकी पोजीशन क्या है प्लांट में, वो किस पोजीशन पे लगी हुई है और हाइट कितनी है, या अंडरग्राउंड है या सॉइल सरफेस पे, तो वो पोजीशन उनका हो गया पेरिनेटिंग बर्ड्स का प्लांट के ऊपर। एंड सेकंड है डिग्री ऑफ देयर प्रोटेक्शन। डिग्री ऑफ देयर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस, विषम परिस्थितियों में उस बर्ड्स के अंदर जो उसके ऊपर बर्ड्स के ऊपर जो स्केल्स पाए जाते हैं या उस पर और अदर प्रकार के जो स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा, या उसमें रिजर्व फूड है जिसके द्वारा ये एडवर्स कंडीशन में प्लांट को प्रोटेक्ट रखते हैं, तो उनके आधार पर रोंकेयर ने लाइफ फॉर्म की ये 5 कैटेगरीज जो डिफरेंट टाइप की उन्होंने जो कैटेगरीज बनाई हैं, ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें अपन स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला है फेनेरोफाइट्स। फेनेरोफाइट्स जिसे अपन पुष्पीय पादप के नाम से जाना जाते हैं। तो ज़्यादातर एक फॉरेस्ट के अंदर पाई जाने वाली जो वनस्पति है
जिसमें डोमिनेंट स्पीसीज ट्री के रूप में या श्रब के रूप में पाई जाती है। और यदि अपन किसी डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं या फिर डेजर्ट कंडीशन जहाँ वेरी लो टेम्परेचर पाया जाता है उनकी बात करते हैं, तो लीफ फॉलिंग के पश्चात उस प्लांट पे कुछ विशेष प्रकार की बर्ड्स जो है या स्केल्स के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे प्लांट जो है वो फेनेरोफाइट्स कहलाते हैं। तो ऐसे प्लांट की जो बर्ड्स है वो हमेशा नेक्ड होती है, ओपन बर्ड होती है या रेयरली कवर्ड विद स्केल्स, कुछ उस पे स्केल्स है वो पाए जाते हैं। तो उसके अंदर जो प्लांट के ग्रुप है वो एक तो ट्री है, दूसरा श्रब है और एक क्लाइंबर्स है। और इसमें एपीफाइट को भी इंक्लूड किया जा सकता है, एपीफाइट्स भी इसी के अंतर्गत आएंगे क्योंकि एपीफाइट अधिपादक होते हैं तो अंडर स्टोरी जो कंडीशन है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो इसमें ट्री जो है, ट्री श्रब और क्लाइंबर्स जो है, अब देखिए कोई भी ट्री या श्रब है या क्लाइंबर है, उनका ग्राउंड लेवल से सॉइल सरफेस से हाइट क्या है उसके आधार पे पुनः उनको अलग अलग सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है फेनेरोफाइट को। अब देखिए अगर वो 30 मीटर से अबव है, हाई अबव 30 मीटर से, ऐसे टॉलेस्ट जो ट्री है उनको मेगा फेनेरोफाइट्स कहते हैं और उनकी जो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन या बर्ड है वो ग्राउंड सरफेस से 30 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं और ये डायरेक्ट क्लाइमेट के ओपन में रहते हैं एनवायरनमेंट में और एडवर्स कंडीशन व्यतीत करते हैं। तो ये जैसे कि ट्री का चित्र बनाया है, इसमें ये आपके बर्ड्स हैं, ये सारी, ये इसकी कैनोपी है। दूसरा आपके स्मॉल ट्री या श्रब है, स्मॉल ट्री है तो इसकी हाइट है वो कम है। तो अबव 30 मीटर मेगा फेनेरोफाइट्स कहलाएंगे। फिर 8 मीटर से ज्यादा लेकिन 30 मीटर से कम ये मीजो फेनेरोफाइट्स कहलाएंगे, जैसे कि ये सेकंड उदाहरण देख रहे हो। इसके बाद में 2 to 8 मीटर के बीच के हैं वो माइक्रो फेनेरोफाइट्स है और इसमें कुछ आपके छोटे प्लांट या ट्री श्रब इसमें सम्मिलित है और 2 से 8 मीटर हाइट के अंदर। और इसके अलावा 2 मीटर तक जो है छोटे जो आपके हर्बेसियस वेजिटेशन के रूप में वो नैनो फेनेरोफाइट्स के अंतर्गत आपके कंसीडर किए जाते हैं। तो इसमें ये आप दो डायग्राम बनाओगे फेनेरोफाइट्स में, ये ट्री है, दूसरा स्मॉल ट्री या श्रब का आप डायग्राम बना सकते हो। तो पहला फेनेरोफाइट्स जो होते हैं वो इस प्रकार के ट्री श्रब या क्लाइंबर है जिनके बर्ड्स जो है वो हमेशा नेक्ड रहते हैं या स्केल से कवर्ड रहते हैं। सेकंड अपन बात करेंगे कैमीफाइट्स। कैमीफाइट्स जो होते हैं वो ये सेकंड वाले कैमीफाइट्स हैं। ये कैमीफाइट्स जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड मोस्टली जैसे माउंटेन रीजन है जहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पे पाए जाने वाले पादप है, तो वहाँ पे मोस्टली सॉइल थोड़ी हार्ड होती है और उस केस में उनके जो बर्ड्स है वो क्लोज टू ग्राउंड सरफेस पाए जाते हैं, तो उनको कैमीफाइट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपके ट्राइफोलियम रिपेंस है, ये कुछ एग्जाम्पल है। देखिए ये यहाँ पे ये सॉइल लेवल है, आपको यहाँ पे एक सॉइल लेवल बनाना है, ये ग्राउंड सरफेस या सॉइल लेवल है और यहाँ पे ये छोटे छोटे प्लांट है, ये इसकी बड है, ये छोटा प्लांट है, ये फ्लावर है इसकी और ये उसके बड है। तो ये ग्राउंड सरफेस के बिल्कुल ही क्लोज है और नीचे इसके रूट्स है, तो ग्राउंड सरफेस के बिल्कुल ही क्लोज इनके बर्ड्स पाए जाते हैं, वो कहलाएंगे कैमीफाइट्स। इसके बाद में हेमीक्रिप्टोफाइट्स। हेमीक्रिप्टोफाइट्स का मतलब ये होता है कि ये जहाँ पे कोल्ड और टेम्परेट जोन होता है, कोल्ड और टेम्परेट जोन है जैसे वेस्टर्न हिमालय है ऐसे क्षेत्रों में और मोस्टली हाई एल्टीट्यूड में इनके पेड़ से वो हिडन अंडर सॉइल सरफेस या जहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं टेम्परेट जोन में, तो वहाँ पे उनके जो बर्ड्स होते हैं वो सॉइल सरफेस के नीचे हिडन पोजीशन में पाए जाते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं होते और प्रोटेक्टेड बाय सॉइल इटसेल्फ, यानी सॉइल मृदा का ऊपरी सतह होता है जहाँ पे मोस्टली लिटर फ्रेशली फॉलिंग जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उनके द्वारा या कुछ सॉइल के द्वारा वो प्रोटेक्ट रहते हैं। तो ये आपके हेमीक्रिप्टोफाइट की श्रेणी में आते हैं, उसमें आपको ये चित्र बनाना है। नेक्स्ट क्रिप्टोफाइट्स है। क्रिप्टोफाइट्स को दूसरा नाम है वो जियोफाइट के नाम से भी जाना जाता है और ये देयर बर्ड्स आर कंप्लीटली हिडन इन सॉइल सर। ऐसे प्लांट ये भी मोस्टली टेम्परेट जोन में या एरिड जोन, टेम्परेट या एरिड जोन हाई एल्टीट्यूड पे। एरिड जोन का मतलब ये नहीं कि हॉट डेजर्ट है, जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट होते हैं जैसे मान लो जम्मू कश्मीर है, इस क्षेत्र में जहाँ पे बर्फबारी होती है
और ऐसे एरिड जोन में एडवर्स कंडीशन में वहाँ पे पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, जैसे मान लो ये कुछ बल्बस प्लांट जो होते हैं, जहाँ पे उनके जो बर्ड्स है वो आपके बल्ब के रूप में या राइजोम के रूप में होते हैं, या तो बल्ब या राइजोम, या फिर जो हॉट डेजर्ट है उसमें भी पाए जाने वाले ये प्लांट हैं। तो यहाँ पे जो बर्ड्स है वो सॉइल के अंदर कंप्लीटली हिडन पोजीशन में पाए जाते हैं, और ये मोस्टली एरिड जोन में पाए जाते हैं। इसमें अपन क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। तो जियोफाइट या क्रिप्टोफाइट्स, तो उसके अंतर्गत आपके ये एग्जांपल जो है, और हेमी क्रिप्टोफाइट्स का उदाहरण जिसमें अपन ये दूसरा डायग्राम जिसमें आधा ये सॉइल सरफेस के अंदर ये प्रोटेक्टेड है, और ये डायग्राम जो है यहाँ पे आप देखिए ये जियोफाइट है क्रिप्टोफाइट है। तो ये बल्ब है, कोई भी जैसे आपके जंगली प्याज होता है ये बल्ब है। इसके अलावा इसमें ये अंडरग्राउंड प्लांट छोटा है, इस पे ट्यूबर लगा हुआ है, छोटा बल्ब है उसके पास में ट्यूबर है, तो ये ट्यूबर उसको एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे बल्ब के रूप में प्लांट प्रोटेक्ट होता है। एडवर्स कंडीशन में उसका जो फोलियर पार्ट है वो डेड हो जाता है, फ्लावर या पुष्प में। इसके बाद में ये राइजोम है, तो इसमें कुछ विशेष प्रकार की ग्रासेज है या ऐसे प्लांट है जो जिसमें राइजोम्स पाए जाते हैं। तो राइजोम हो, ट्यूबर हो या बल्ब हो, जो कि सॉइल की कुछ गहराई तक पाए जाते हैं, और इनको कहते हैं जियोफाइट या क्रिप्टोफाइट। और जो सॉइल सरफेस के थोड़े से नीचे पाए जाते हैं वो हेमी क्रिप्टोफाइट है। इन दोनों में फर्क है। और कैमीफाइट्स है जिसमें केवल सॉइल की सरफेस पे है। फेनोफाइट्स है वो सॉइल सरफेस से ऊंचाई पे है, जिसमें 2 मीटर हाइट तक या उससे ज़्यादा जितने भी हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। थेरोफाइट्स सबसे लास्ट है। थेरोफाइट्स में क्या होते हैं, कुछ सीजनल प्लांट्स होते हैं जो कि फेवरेबल सीजन यानी रेनी सीजन जब आता है उस समय अपना लाइफ साइकिल ये कंप्लीट कर देते हैं, जिसमें ज़्यादातर एफिमरल वेजिटेशन होती है, जो डेजर्ट में ये भी कॉमनली डेजर्ट में पाए जाते हैं, और उसमें एफिमरल वनस्पति पाई जाती है, और ये फेवरेबल सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर दें। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द सीजन है, जो अनफेवरेबल सीजन में, वो ये सीड के रूप में, सीड्स के रूप में ये व्यतीत करते हैं। और इसमें आपके ये जैसे कि आप देखिए ये इसमें छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हो। ये कोई भी प्लांट है, और ये इसके यहाँ पे अंडरग्राउंड कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ये रूट्स हैं, ये इसके सीड्स हैं। ये जैसे कोई प्लांट है तो उनके अंडरग्राउंड है वो आपके सीड्स हैं, और ये एडवर्स कंडीशन में ये सीड्स है, ये इस रूप में ये प्लांट है वो अपने आप को सर्वाइव करता है। तो ये रोंकेर की सभी लाइफ फॉर्म के बारे में अपन ने स्टडी किया है, और इस लाइफ फॉर्म के अंतर्गत जो है वो अलग अलग जो इसमें 5 प्लांट के ग्रुप जो है वो अपन ने चित्र से एक्सप्लेन किया है। ये एग्जाम में आता है। और अब अपन नेक्स्ट जो है कम्युनिटी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। कम्युनिटी क्लासिफिकेशन जो होता है, कम्युनिटी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 2 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। एक है इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है वेजिटेशनल क्वांटिनम कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है ये आपके ग्लीजन ने दिया है। ये ग्लीजन ने 1926 में अमेरिकन साइंटिस्ट इकोलॉजिस्ट ग्लीजन ने दिया है इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जब अपन कम्युनिटी का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि कम्युनिटी जो होती है वो भिन्न भिन्न कैसे उसको, चूँकि एक जोग्राफिकल एरिया में बहुत सारी कम्युनिटी पाई जाती है और उन कम्युनिटी के बीच में कोई डिस्टिंक्ट वाइज जोन नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, अगर अपन एनवायरमेंटल ग्रेडियंट की करते हैं तो एनवायरमेंटल ग्रेडियंट जो भी उस जोग्राफिकल एरिया में जो भी एनवायरमेंटल ग्रेडियंट एग्जिस्ट करती है, जिसमें टेम्परेचर, मॉइस्चर, इंसोलेशन है, एडेपिक फैक्टर है, ये सारी चीज़ें जो है, तो इनके बीच में कोई शार्प या क्लियर कट लाइन नहीं पाई जाती है। तो अपन उसको कैसे समझते हैं? ग्लीजन ने ये बताया कि प्रत्येक कम्युनिटी में पाए जाने वाली जितनी भी स्पीसीज है, ये प्रत्येक स्पीसीज जो है, इन प्रत्येक स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है वो आपके अलग अलग होता है, और प्रत्येक स्पीसीज के प्लांट जो है उनके लिए जो
एनवायरमेंटल ग्रेडियंट का जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक स्पीसीज है वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करती है और वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट के नाम से आपके जाना जाता है, जिसके द्वारा वो डिस्पर्स होता है, सर्वाइव करता है ये कॉन्सेप्ट। परंतु इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, क्योंकि इसके अंतर्गत एक कम्युनिटी में पाए जाने वाले डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो को एक्शन पाया जाता है, को रिलेशन पाया जाता है, वो इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इसके बाद में फिर वेजिटेशनल कॉन्टिन्यूम कॉन्सेप्ट दिया गया, और ये कॉन्सेप्ट दिया गया था विटेकर 1948, 51 एंड कर्टिस 1959। विटेकर और कर्टिस ने, ये इकोलॉजिस्ट है, इन्होंने वेजिटेशनल कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट दिया। वेजिटेशनल कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखिए दो कॉन्टिनम बनते हैं, एक एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स है, एक प्लांट बायोटिक कम्युनिटी है, और उनके चारों तरफ वेजिटेशनल कॉन्टिनम है, सॉरी एनवायरमेंटल ग्रेडियंट है। एनवायरमेंटल ग्रेडियंट टेम्परेचर, मॉइस्चर, आपके लाइट इंटेंसिटी है, सॉइल जो कंडीशन है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है वो एनवायरमेंटल ग्रेडियंट कहलाती है। दूसरा जो है वो एक कम्युनिटी में पाई जाने वाली सभी जो पादप प्रजातियां हैं, इनका एक लाइन बनती है, ये वेजिटेशनल कॉन्टिनम कहलाती है। परंतु यहाँ पे कोई भी यानी एनवायरमेंटल ग्रेडियंट और वेजिटेशनल कॉन्टिनम के बीच में कोई भी डिस्टिंग्वाइज या शार्प लाइन नहीं है, क्लियर कट कोई लाइन नहीं है जिसके द्वारा उनको सेपरेट किया जा सकता है। इसका मतलब जो वेजिटेशन है इसका एनवायरनमेंट या क्लाइमेट के साथ में इंटर रिलेशनशिप है, और न केवल क्लाइमेट के द्वारा वेजिटेशन का डिटर्मिनेशन होता है, बल्कि वेजिटेशन है वो भी वहाँ के एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट को चेंज करती है। इसलिए ये वेजिटेशनल कॉन्टिनम जो कॉन्सेप्ट है वो आपके कम्युनिटी ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये आपके पाया जाता है। तो अंडर नेचुरल कंडीशन देयर एग्जिस्ट नो क्लियर कट लाइन ऑफ सेपरेट बिटवीन वेजिटेशन एज वेल एज एनवायरमेंटल कंडीशन, और जिसके द्वारा आपको डिफरेंट स्पीसीज की वेजिटेशन है वो आपके आपस में कोहैबिटेशन स्थापित करती है, और उसमें ग्रोथ पाई जाती है, वो साथ साथ पाई जाती है, और एनवायरनमेंट के साथ को रिलेशनशिप स्थापित करती है। तो इसके द्वारा आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो इकोटोन जो है टॉपिक आपका, जैसे अपन इकोटोन या टेंशन जोन कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं संक्रमिका कहते हैं। इकोटोन या टेंशन जोन जिसे संक्रमिका कहते हैं, इसका एग्जाम्पल आपके आता है। देखिए आपके बॉटनी और जूलॉजी दोनों के अंदर इकोलॉजी सिलेबस में है। पेपर थर्ड जो है, जो थर्ड या सेकंड जूलॉजी में है, और फर्स्ट पेपर आपके बॉटनी के अंदर है। तो उसमें जो इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सारी यूनिट जो है उसमें काफ़ी जो 70 to 80% मैटर है वो कॉमन है, तो वहाँ सभी जगह ये आपके हैं। तो इकोटोन इसके सवाल जो है जूलॉजी में भी आते हैं, और इसे टेंशन जोन भी कहते हैं। अब देखिए अभी तक अपन ने एक पादप समुदाय या एक जैविक समुदाय की बात करते हैं, जिसमें डिफरेंट प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाती है, और उनका अपन ने स्ट्रक्चर देखा, उनके सेलियन फीचर्स क्या है, कम्युनिटी स्टडी करने की जो मेथड्स है, जिसमें एनालिटिकल मेथड्स का आपके स्टडी किया है, उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स देखे हैं। अब अपन बात अगर करते हैं कि नेचर में जितनी भी एक जब अपन लैंडस्केप की बात करते हैं, जो कम्युनिटी होती है बायोटिक कम्युनिटी, उसका अपीयरेंस एक लैंडस्केप के रूप में होता है। जो भी कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया, चाहे वो डेजर्ट हो, फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, तो यहाँ पे जब अपन लैंडस्केप के रूप में उसको जब देखते हैं, तो डिफरेंट कम्युनिटी है वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, और सारी जो कम्युनिटी आपस में मिलकर के बायोम बनाती है, जो एक पर्टिकुलर जोन में पाई जाती है। अब इन दो एडजेसेंट जो बायोटिक कम्युनिटी है उनके बीच की जब अपन बात करते हैं, तो कोई भी दो एडजेसेंट बायोटिक कम्युनिटी के बीच में कोई शार्प लाइन नहीं है, कोई डिस्टिंग्वाइज जोन नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि कौन सी कम्युनिटी कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन सी कहाँ समाप्त हुई, ये अपन कह नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो एडजेसेंट कम्युनिटी के बीच में कुछ स्पीसीज जो है उसका इंटरमिक्सिंग होता है, और उस स्पीसीज रिचनेस पाई जाती है। यानी कि वो जो ट्रांजिशनल जोन है, एक कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटी के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है,
जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस पाई जाती है, डिफरेंट स्पीसीज का नंबर ज़्यादा पाया जाता है। तो ये एक्चुअली जो ट्रांजिशन जोन है वो प्रत्येक कम्युनिटी का एक एज है, वो उसका किनारा है। एक जैसे कि माना कि ये आपके ये वाटर स्ट्रीम है, ये वाटर स्ट्रीम है और ये सारा मिडो है, ये आपके मिडो है। मिडो का मतलब जो है चारागाह जो होता है ग्रासलैंड, और यहाँ से ये जैसे रिवर स्ट्रीम पास हो रही है। तो इस रिवर स्ट्रीम में आप देखिए ये तो एक्वाटिक कम्युनिटी है, जो प्रॉपर रिवर स्ट्रीम जहाँ पे कुछ गहराई तक पानी है वो क्या है, प्रॉपर एक्वाटिक का कम्युनिटी है। और यहाँ पे ये ग्रासलैंड की जब अपन बात करेंगे मिडो की, तो ये ग्रासलैंड कम्युनिटी है। यहाँ पे जो ग्रासलैंड डिफरेंट टाइप की ग्रासेज है वो कम्युनिटी के रूप में पाई जाती है। यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट या एनिमल आपको दिखाई देंगे। परंतु अगर यहाँ पे बात करें कि ये जो ग्रासलैंड कहाँ समाप्त हो रहा है, एक तो ये आपको देख रहा है, दूसरा अगर अपन रिवर स्ट्रीम से बाहर की ओर आएंगे तो उसके ये बैंक है, ये किनारे होते हैं रिवर के, ये लेफ्ट और राइट दो किनारे हैं, बैंक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक टेंशन जोन होगा। इस टेंशन जोन में एक्वाटिक कम्युनिटी में पाई जाने वाली स्पीसीज भी मिलेगी और टेरेस्ट्रियल जोन में पाई जाने वाली स्पीसीज भी यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ स्पीसीज का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, और ये जो क्लाइमेट है, ये जो ट्रांजिशनल जोन है वो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार के स्पीसीज के लिए सूटेबल है। इसलिए ये ट्रांजिशनल जोन कहलाता है इकोट्रॉन, इसको संक्रामिका कहते हैं। और दूसरी एक चीज आपको और नोट करनी है कि इस ट्रांजिशनल जोन में एक कम्युनिटी का एज दूसरी कम्युनिटी के एज से मिक्स हो रहा है। यहाँ पे दोनों के एज है, तो ये जहाँ पे पॉपुलेशन रिचनेस पाई जाती है इसलिए इसे प्रिंसिपल ऑफ एज, ये भी एक क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल ऑफ एज क्या है। एज का मतलब किनारा है। एक जैविक समुदाय जहाँ समाप्त हो रहा है उसकी एक लाइन, क्लियर कट लाइन नहीं है, लेकिन जहाँ तक उसकी स्पीसीज पाई जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, एज कहते हैं। तो दूसरी कम्युनिटी का वो जो एज है वहाँ दूसरी कम्युनिटी भी स्टार्ट होगी। एक कम्युनिटी जहाँ समाप्त होगी तो दूसरी कम्युनिटी की स्पीसीज स्टार्ट होगी। तो ये जो ट्रांजिशनल जोन जो आपको यहाँ थ्रू आउट यहाँ दिखाई देगा, ये जैसे इस रूप में आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे हैवी रेनफॉल होता है, वाटर लॉक्ड कंडीशन यहाँ पे मिल सकती है। तो जो ज़्यादातर एम्फीबियस नेचर के जो प्लांट एनिमल है वो आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके एक एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हो। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि ये आपके फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट कम्युनिटी आपको यहाँ पे फॉरेस्ट ट्री दिख रहे हैं, ये फॉरेस्ट है। और ये जैसे इसका खत्म होगा इधर ये पूरा डेजर्ट है, ये जैसे कि डेजर्ट है। तो डेजर्ट, ये प्योर डेजर्ट है, ये प्योर फॉरेस्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो ये ट्रांजिशनल जोन है जहाँ पे दोनों कम्युनिटी के स्पीसीज का इंटरमिक्सिंग होता है, दोनों कम्युनिटी की स्पीसीज यहाँ पाई जाती है, और ये कहलाता है आपके टेंशन जोन या इकोट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इकोट्रॉन को सिंपली अपन किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि कोई भी दो जैविक समुदाय के बीच का पाए जाने वाला वो संक्रमित क्षेत्र जहाँ पे दोनों कम्युनिटी के प्रजातियों के इंटरमिक्सिंग पाई जाती है और प्रजातियों की संख्या अधिक पाई जाती है, उसे अपन कहते हैं इकोट्रॉन या इको टेंशन जोन कहते हैं। और वहाँ पे प्रत्येक कम्युनिटी का एंड भी पाया जाता है, सिरा भी होता है, उसे अपन प्रिंसिपल ऑफ एज के नाम से भी जानते हैं। तो एक ग्रासलैंड से जो रिवर स्ट्रीम निकल रही है उनके बीच का ट्रांजिशनल जोन वो उदाहरण है, या एक फॉरेस्ट या डेजर्ट के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है जहाँ पे डेजर्ट और फॉरेस्ट दोनों प्रकार की वनस्पति वहाँ पाई जाती हैं और उनकी संख्या अधिक होती है। ये दो बेस्ट उसके एग्जाम्पल इसके द्वारा अपन समझ सकते हैं। तो ये कम्युनिटी स्ट्रक्चर के बारे में आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन वीडियो लेक्चर में कम्युनिटी डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और कम्युनिटी डायनेमिक्स में इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर अपन स्टडी करेंगे, क्योंकि नेचर में कोई भी कम्युनिटी जो है वो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, वो डायनेमिक फॉर्म में होती है। तो उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी पादप अनुक्रमण जो है वो क्या होता है उसकी परिभाषा और उनका पूरा प्रोसेस अपन पढ़ेंगे, और हाइड्रोजन और जीरोजन का एग्जाम्पल के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।